नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी ज्ञान साधना चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है, ये बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। इस कहानी को पूरा सुनिए। आज की कहानी कबूतर और कबूतरी की है। इस कहानी में आप जानेंगे, जिस घर में बेटियां होती हैं, जिन पिता के यहाँ बेटियां होती हैं, वो उनकी परवरिश कैसे करते हैं और उनका अंत क्या होता है। किसी भी घर में लड़की का जन्म लेना कितना शुभ होता है, कितना खास दिन होता है वो। शास्त्रों में बताया गया है, जिस घर में पुत्री जन्म लेती है वह बड़ा भाग्यशाली होता है। और गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक लिखा है, जिस घर में पुत्री जन्म नहीं लेती उस व्यक्ति का मुख देखने का भी कोई धर्म नहीं होता है। ऐसा गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन जो लोग अपनी पुत्री को भारी छूट दे देते हैं, भारी लाड़ करते हैं, उनकी पुत्रियां बिगड़ जाती हैं। आज की ये कहानी आपको यही दर्शाएगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें और साथ ही कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम अवश्य ही लिखें। एक जंगल में एक कबूतर और कबूतरी बैठे थे। सर्दियों की रात थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तब कबूतरी कबूतर से कहती है कि पिया जी, आज की रात निकालने के लिए ऐसा क्या किया जाए जो आधी रात निकल जाए। सर्दी बहुत भारी पड़ रही थी। कबूतरी कहती कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमारी आज की ये रात कट जाए। कबूतर कबूतरी की बात सुनने के बाद कहानी शुरू करता है और कबूतरी से कहता है कि तुम ध्यान से सुनो, बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी एक सेठ और उनकी पुत्री की कहानी है। अब कबूतरी बड़े ध्यान से सुनती है। कबूतर कहानी शुरू करता है। जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं वो इस कहानी को पूरा सुने। कबूतर कहानी शुरू करता है। एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। जब सेठ के घर में पुत्री ने जन्म लिया तो सेठ के घर में बड़ा ही खुशी का माहौल था। वो अपनी पुत्री से इतना प्यार करता था, इतना लाड़ करता था कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। पुत्री को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पहले से ही पुत्री की ज़रूरतों को पूरा कर देता था। सेठ के लाड़ प्यार ने अपनी पुत्री को इतना बिगाड़ दिया था कि वह किसी की भी नहीं सुनती थी। इतनी नकारा हो चुकी थी, किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। सुबह 10-11 बजे तक बिस्तर से नहीं उठा करती थी। घर वाले यदि कुछ कहते तो उनको 10 बातें सुनाती थी। दिन भर जवान लड़कों के साथ इधर उधर घूमा करती थी। रात को 11 बजे घर पर आया करती थी। सेठ की लड़की इतनी नकारा हो चुकी थी कि उसको बयां करना भी बड़ा मुश्किल होता है। सेठ की घरवाली सेठ से कहती कि तुमने लड़की को बिगाड़ दिया है, लेकिन सेठ यह कहकर अपनी पत्नी को चुप करवा देता कि यह बच्ची है, सुधर जाएगी। अपनी बच्चियों से प्यार करना चाहिए, लाड़ करना चाहिए, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल भी रखना चाहिए, लेकिन इतना भी लाड़ प्यार ना करो कि उसका जीवन ही बर्बाद हो जाए। वो सेठ बिल्कुल अंधा हो चुका था अपनी पुत्री के प्यार में कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता था, सिर्फ अपनी पुत्री ही दिखाई देती थी। वो भूल गया था कि मेरी पुत्री को एक दिन दूसरे घर भी जाना है। बहन बेटी जो होती है उसे दूसरे घर जाना ही पड़ता है। सेठ इस बात को भूल गया। सेठ अपनी पुत्री से इतना प्यार करता था, उसको कभी डांटता भी नहीं था। यदि कोई दूसरा भी उसे डांटते थे तो उनसे भी सेठ लड़ता था, मना करता था। वो यही कहता कि अभी बच्ची है, सुधर जाएगी। अपनी पुत्री को हमेशा अच्छे संस्कार देना चाहिए। हर माता पिता को अच्छी तरह से मालूम होता है कि उनकी पुत्री को एक दिन जवान होने के बाद दूसरे घर में जाना पड़ता है। पुत्री की हर गलती को माता पिता सहन कर सकते हैं, लेकिन ससुराल वाले कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए अपनी पुत्री को अच्छे संस्कार दो। कबूतर कबूतरी से इस बात को कह रहा है। कबूतरी ध्यान से सुन रही है। कबूतर आगे कहता है कि सेठ की बच्ची जवान हो चुकी थी। अब सेठ को एक चिंता सताने लगी थी। कोई अच्छा सा वर ढूंढकर मैं अपनी पुत्री की शादी कर दूं। जो सपना हर माता पिता का होता है, जिस घर में लड़कियां जन्म लेती हैं, हर माता पिता का ये सपना होता है कि वह अपनी पुत्री की अच्छे घर में शादी करे और उसका अच्छा घर बस जाए। अब सेठ भी इसी चिंता को लेकर बड़ा दुखी रहने लगा। सेठ अपनी पुत्री के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढता, अच्छे रिश्तों की तलाश करता है। उसको एक अच्छा रिश्ता मिल भी जाता है और सेठ अपनी पुत्री की शादी बड़ी धूमधाम से कर देता है।
बहुत सारा धन देकर अपनी पुत्री को विदा करता है। जब उसकी पुत्री ससुराल में जाती है तो 10 दिन बाद ही अपने पिता को फ़ोन कर देती है और पिता से कहती है, पिताजी, इसी वक्त मुझे लेने के लिए आप आ जाइए। आपने मुझे कौन से नरक में डाल दिया है। मैं इस नरक में 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती हूँ। सेठ अपनी पुत्री की बात सुनने के बाद बहुत चिंतित होता है, बड़ा दुखी होता है। सेठ सोचने लगता है, रिश्ता तो मैंने बिल्कुल सही ढूंढा था, बिल्कुल काबिल लोग थे, लेकिन पुत्री कह रही है बिल्कुल नरक में डाल दिया। 10 दिन में ऐसी कौन सी आफत आ गई है जिसके कारण मेरी पुत्री ऐसा कह रही है। सेठ थोड़ा चिंतित होता है और अपनी पुत्री के ससुराल में पहुंच जाता है। दोस्तों, यदि हमारी पुत्री के लक्षण ठीक होते हैं, हमारी पुत्री सही होती है और उसके संस्कार बिल्कुल सही होते हैं, तो पुत्री के ससुराल में पुत्री के पिता को बड़ा मान सम्मान दिया जाता है, उसको आदर दिया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। लेकिन सेठ जब अपनी पुत्री के ससुराल में पहुंचा तो उसको कोई मान सम्मान नहीं मिला। कोई उसे राम राम करने के लिए तैयार भी नहीं था, कोई उसको आदर देने के लिए भी तैयार नहीं था। सबसे पहले उसकी समधन मिलती है, यानी उसकी पुत्री की सास मिलती है। अपनी समधन से जाकर वो राम राम करता है, जय श्री राम करता है, लेकिन वह भी मुंह फुला लेती है। सेठ सेठ फिर अपने समधन से सेठ फिर अपने समधी से मिलता है, समधी से जय श्री राम कहता है, लेकिन वह भी कोई जवाब नहीं देता है। उसके बाद सेठ अपनी पुत्री के जेठ से मिलता है, वह भी कोई जवाब नहीं देता है, यानी कोई भी उसको मान सम्मान नहीं दे रहा था। अंत में सेठ अपने दामाद से मिलता है। सेठ का दामाद कहता कि अपनी पुत्री को ले जाओ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसी बिगड़ी औलाद आपने पैदा की है, हमारे घर को नर्क बना दिया है। इसको तुरंत इसी वक्त यहाँ से ले जाओ। जो तुमने दहेज वगैरह दिया है उसका बैठ के हिसाब कर लो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सेठ बड़ा दुखी होता है। उसके बाद सेठ अपनी पुत्री के कमरे में जाता है और अपनी पुत्री से कहता है कि पुत्री क्या बात हो गई। सेठ की पुत्री अपने पिता से कहती है, पिताजी, मुझे इस नर्क में नहीं रहना है। यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं, मुझे इस नर्क से इसी वक्त यहाँ से ले चलो। पुत्री की इतनी बात सुनने के बाद सेठ इतनी बात सुनकर अपनी पुत्री को लेकर घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन फिर भी सेठ की पुत्री के ससुराल वाले कोई भी जय श्री राम नहीं करता है। सेठ अपनी पुत्री को लेकर घर की तरफ रवाना हो जाता है और रास्ते में अपनी पुत्री से पूछता है कि पुत्री, आप मुझे एक बात बताइए कि तुम्हारी सास कैसी है। सेठ की पुत्री कहती है, पिताजी, उसके बारे में तो पूछो ही मत, वह तो एकदम डायन है, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। ऐसी डायन के घर में मेरी आपने शादी की है, हर वक्त मुझे तंग करती रहती है, ऐसी डायन का नाम भी मत लो। सेठ कहता है, ठीक है पुत्री, अब आप मुझे ये बताइए कि तुम्हारे ससुर कैसे हैं। सेठ की पुत्री कहती है, उस दुष्ट का नाम भी मत लो, वो तो एकदम दुष्ट राक्षस है। उसके बाद सेठ कहता है, ठीक है, उसे छोड़ो, अभी ये बताओ कि तुम्हारे जो जेठ हैं वो कैसे हैं। तो जेठ के बारे में भी सेठ की पुत्री कहती है, जेठ तो बड़े जल्लाद हैं, उनकी तो बात ही मत करो, हर दिन मुझको परेशान करते रहते थे। पुत्री की बात सुनने के बाद सेठ फिर पूछते हैं कि तुम्हारी नंद कैसी है। वह तो ठीक होगी, वह तो तुमसे प्रेम करती होगी। सेठ की पुत्री जवाब देती है, उन चुड़ैलों का नाम भी मत लो पिताश्री, वो तो बहुत ही बेकार है, बस उठ कर के खाने वाली है। सेठ अपनी पुत्री की बात सुनने के बाद फिर पूछता है कि ये बताइए कि तुम्हारे पति कैसे हैं, हमारे जमाई साहब कैसे हैं, वो तो तुमसे बेहद प्रेम करते होंगे। सेठ की पुत्री कहती है, वो तो यमदूत है, पूरा यमराज है, उसका तो तुम नाम भी मत लो, बहुत दुष्ट इंसान है, उसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, रात दिन मुझे मारता पीटता था, एक बात भी मेरी नहीं सुनता था। सेठ अपनी पुत्री की बात को सुनने के बाद अंत में सेठ पूछता है, अब ये बताइए कि तुम्हारे मोहल्ले वाले कैसे हैं। सेठ की पुत्री जवाब देती है, पिताश्री, मोहल्ले वालों के बारे में भी कुछ ना पूछो, वो लुच्चे लफंगे बदमाश हैं, पूरा मोहल्ला खराब है। अब सेठ बड़ा दिमागधारी था, सेठ भी समझ गया था कि एक इंसान खराब हो सकता है, मेरी पुत्री के ससुराल वाले खराब हो सकते हैं, लेकिन पूरे मोहल्ले वाले तो खराब नहीं हो सकते, इसलिए दोष मेरी पुत्री में है, मेरी पुत्री के ससुराल वालों में नहीं। सेठ इस बात को समझ जाता है कि सारा नतीजा मेरे लाड़ प्यार का है। यदि मैं अपनी पुत्री को इतना लाड़ प्यार नहीं करता, उसको अच्छे संस्कार देता, तो ये नौबत खड़ी नहीं होती।
वो चुपचाप अपनी पुत्री को लेकर अपने घर आ जाता है। जैसे ही सेठ की पुत्री अपने घर में कदम रखती है, उसकी जो भाभियाँ थीं वो भी मुंह फुला लेती हैं। सेठ की पुत्री सोचने लगती है कि मेरी भाभी आज मुंह क्यों फुला रही है। हर रोज मेरे से बड़ा प्रेम किया करती थी, मीठी मीठी बातें करती थी, मगर आज मुझे देखकर मुंह फुला रही है। वो अपनी भाभी से जाकर पूछती है, ऐसी क्या बात है भाभी, तुमने मुझे देखकर मुंह क्यों फुला लिया। भाभी कहती है, मुंह नहीं फुलाऊं तो क्या करूं, तुम्हारी शादी कर दी, तुम्हें ससुराल भेजा था, लेकिन तुम फिर से मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए आ गई हो, इसलिए आज के बाद तुम मेरे से बात मत करना। उसकी भाभी उसे फटकार देती है। अब इतनी बात सुनने के बाद उससे घर में कोई बात नहीं करता, सिर्फ उसके पिता के सिवा उससे कोई बात नहीं करता था। धीरे धीरे वो बड़ी दुखी हो जाती है, उसकी आंखें खुलने लगती हैं। काफ़ी समय निकालने के बाद भी उससे कोई बात नहीं करता, बड़ी दुखी रहती। जब भी वो अपने घर से बाहर निकलती तो उसकी सहेलियाँ उससे पूछती, तुम अकेली कैसे आ गई हो, जीजा जी कहाँ हैं। कोई पड़ोसी मिलता तो वो भी इसी बात को पूछता कि तुम अकेली कैसे आ गई। ऐसे ताने सुन सुनकर वो मंदिर में जाती थी। मंदिर में भी लोग इसी बात को पूछते थे। सभी मोहल्ले वालों की जुबान पर यही बात रहती कि भला सेठ की पुत्री अकेली आ गई, हो सकता है इनका तलाक होने वाला है। सेठ को भी हर बार यही ताने सुनने पड़ते और सेठ की पुत्री को भी हर बार यही ताने सुनने पड़ते। इन्हीं तानों से सेठ की पुत्री बड़ी दुखी रहने लगी। अब उसे धीरे धीरे यही ज्ञान हो गया था कि सारी गलती की जड़ मैं ही हूँ, कि मेरी गलती की वजह से ही आज मेरे पिता का सर भी नीचे झुक गया है। लेकिन अपने ससुराल में जाने के लिए वे तैयार नहीं थी। वो यही कहती थी, पिताजी इससे अच्छा तो यही होता मैं कुंवारी रह जाती, यदि आप मेरी शादी नहीं करते तो बहुत ही अच्छा होता। काफ़ी समय निकालने के बाद सेठ अपनी पुत्री के कमरे में जाता है और अपनी पुत्री को देखता है तो वो बड़ी चिंतित और दुखी दिखाई देती है। सेठ अपनी पुत्री के पास जाता है और कहता है कि पुत्री क्या बात है, आज बड़ी दुखी दिखाई दे रही हो। सेठ की पुत्री कहती है कि पिताजी मैं बड़ी दुखी हूँ, यदि आप मेरी शादी नहीं करते तो मैं बहुत सुख से रहती, लेकिन मेरी शादी करके आपने मुझे दुखों के सागर में धकेल दिया है। अब मैं ऐसा क्या करूं, ससुराल वाले सभी नरक के समान हैं। ससुराल में जाऊं तो कैसे जाऊं, जो मेरे परिवार वाले हैं कोई मुझसे बात नहीं करता, भाई भी बात नहीं करते, सभी मेरे से नफरत करने लगे हैं। मैं ऐसा क्या करूं तो क्या करूं। उसका पिता अपनी पुत्री से कहता है कि पुत्री, हमारे नगर में एक बहुत बड़े विद्वान पहुँचे हुए साधु आए हैं। तुम्हारी समस्या को लेकर मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे एक उपाय बताया है। यदि तुम उस उपाय को करती हो तो 6 महीने के अंदर तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे मुट्ठी में होंगे और तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे। इतनी बात पिता की वो सुनकर लड़की बड़ी खुश होती है। पिताश्री पक्का 6 महीने में मेरी मुट्ठी में आ जाएंगे। तो कहती है, पिताश्री वो उपाय मुझे जल्दी से बताइए, मैं उपाय को ज़रूर करूँगी। उस लड़की का पिता अपनी पुत्री को उपाय बताता है और कहता है कि 6 महीने तक एक मंत्र का जाप करना है, साधना करनी है। यदि तुम इस कार्य को करती हो, मात्र 6 महीने में ही तुम्हारे ससुराल वाले, तुम्हारे पति, तुम्हारा जेठ, तुम्हारे ससुर, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। सभी तुम्हारी मुट्ठी में होंगे, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। तुम उस घर की रानी बन जाओगी, तुम उस घर की मालकिन बन जाओगी। पुत्री बड़ी खुश होती है और कहती है, पिताजी ये तंत्र मंत्र वाला काम मेरे से नहीं होता है, कोई सदा सुगम रास्ता मेरे को बताइए। सेठ फिर कहता कि ठीक है पुत्री, एक उपाय है, मंत्र का जप मैं करूँगा, तुम सिर्फ साधना कर लेना। पुत्री कहती है कि साधना कैसे की जाती है। सेठ बताता है कि साधना तुम्हें इस तरीके से करनी है, तुम्हें 6 महीने तक बिल्कुल मौन रहना है। तुमसे कोई भी कुछ कहे तुम्हें जवाब नहीं देना है, हर इंसान के बात को सुनना है, हर इंसान के पैर को छूना है। तभी सेठ की पुत्री कहती है कि पिताजी मंत्र 6 महीने में हो जाएगा ना, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा। तो सेठ कहता है कि हाँ बिल्कुल 6 महीने में हो जाएगा। सेठ की पुत्री तैयार हो जाती है। सेठ अपनी पुत्री को लेकर फिर से पुत्री के ससुराल में जाता है। जैसे सेठ पुत्री के ससुराल में जाता है तो सामने उसे अपनी पुत्री की सास नजर आती है। वो उसे बुरी तरह फटकारती है और कहती है कि तुम पहले आए थे
तभी मना कर दिया था कि तुम्हारी पुत्री की हमें ज़रूरत नहीं है, इसे वापस ले जाओ। ऐसी बिगड़ी हुई औलाद तुमने पैदा की है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सेठ को बुरी तरह फटकारती है। कोई राम श्याम नहीं, कोई आदर भाव नहीं, कोई मान सम्मान नहीं। अपनी सास की ऐसी हरकतों को देखकर सेठ की लड़की गुस्से से भर जाती है। लेकिन सेठ अपनी पुत्री से इशारों में कहता है कि पुत्री, तुम्हें साधना करनी है, साधना का ध्यान रखो। 6 महीने तुम्हें मौन रहना है, जो भी कुछ कहे सबकी आज्ञा का पालन करना है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि पुत्री के पिता को हमेशा सर झुकाकर रहना पड़ता है। पिता को हमेशा सर झुकाकर रहना पड़ता है, इसलिए वो सर झुकाकर सारी बात को सुनता है और अपनी समधन से कहता कि बहन जी, बच्ची से भी गलती हुई, उसे एक मौका ज़रूर दिया जाए। अब ये सुधर गई है, अब ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। काफ़ी विनती करने के बाद लड़की की सास मानती है और अगर सुधर गई है तो मात्र 6 महीने तक इसके आदर भाव देखूंगी, इसके बाद उसको वापस भेज दूंगी। जिंदगी में दोबारा कभी नहीं अपनाऊंगी। फिर सेठ स्वीकार करता है कि ठीक है, 6 महीने तक इसको अपने घर में रखिए। ये बिल्कुल शांत स्वभाव की हो गई है, बिल्कुल सुधर गई है। सेठ अपनी पुत्री को उसके ससुराल में छोड़कर आ जाता है। सेठ की पुत्री अपने ससुराल में रहने लग जाती है और साधना अनुसार अपने सास के पांव छूती है तो सास बड़ी आश्चर्यचकित होती है कि कुछ दिनों पहले तो ये बहुत भड़क रही थी, किसी की एक नहीं सुनती थी, हम पर हुक्म चलाती थी, बैठे बैठे खाती थी, लेकिन आज ये मेरे पांव कैसे पड़ रही है, बड़ी ही आश्चर्यचकित होती है। सेठ की पुत्री कहती है कि माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो मेरी साधना पूरी होगी। सास आशीर्वाद देती है, तुम खुश रहो। अब वह अपने घर में रहने लगती है। एक दिन की बात है, अपने ससुर के लिए वो चाय बनाकर ले जा रही थी। ससुर को जैसे ही चाय पकड़ाने लगी तो कप हाथ में से छूट जाता, नीचे गिर के फूट जाता है। तभी उसका ससुर उस पर भड़क जाता है, उसे गाली गलौज करने लग जाता है और कहता है कि मेरे घर से निकल जा। अब सेठ की पुत्री मन ही मन उस बात को सोचती है कि यदि मेरे पिता मंत्र का जाप नहीं कर रहे होते तो इस कफ को मैं तेरे सर पर फोड़ देती। लेकिन क्या करूं, मैं साधना कर रही हूँ, चुप रहने की मजबूरी है। मेरे पिता मंत्र का जाप कर रहे हैं, इसीलिए तुम्हारी इतनी बात सुननी पड़ रही है। उस सेठ की पुत्री से जब भी कोई कुछ कहता तो उसको गुस्सा तो बहुत आता, बहुत चिड़चिड़ापन होता, लेकिन क्या करें, उसके पिता की बात याद आ जाती है कि उसे 6 महीने तक साधना करनी है, चुप रहना है और मैं मंत्र जाप करूँगा। और इसी बात को सोचकर वो चुप रह जाती है, अपने गुस्से पर काबू करती। इसी तरह उसने बड़े मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाया। उसके घर वालों को लगा कि अब ये सुधर गई है। बड़ी मुश्किल से उसका घर बार बसा और 6 महीने बाद वो गर्भवती हो जाती है और 9 महीने बाद गृहस्थी बड़े आराम से रहने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी पुत्री को बेतहा लाड करना, उसको सर पर चढ़ाना बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। अपनी पुत्री को प्रेम करो, हर चीज़ का ख्याल रखो, लेकिन इतना भी सर पर ना चढ़ाओ कि एक दिन तुम्हें भारी पड़ जाए और उसका भी जीवन बर्बाद हो जाए। कबूतर अपनी कहानी अब समाप्त करता है। प्रिय दर्शकों, अपनी पुत्री को हमेशा अच्छे संस्कार देना चाहिए। हर माता पिता को ये अच्छी तरह मालूम होता है कि उनकी पुत्री को एक दिन जवान होने के बाद दूसरे घर में जाना पड़ता है। पुत्री की हर गलती को माता पिता सहन कर सकते हैं, लेकिन ससुराल वाले कभी नहीं करते। बच्चों को पढ़ाई के साथ अच्छे संस्कार दो। हम उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।